और हमें पूरा भरोसा है कि अब की बार हम 75 सीट का जो अपना लक्ष्य निर्धारित किए प्राप्त करेंगे। हमारे पास में नीति है, हमारे पास में नेतृत्व है। भूपेश बघेल का जो विश्वसनीय चेहरा है इस चुनाव में हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। हम्म। भूपेश बघेल सरकार की जो योजनाएं हैं, विशेष तौर पे जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, इन योजनाओं के कारण हमें भरोसा है कि हम 75 सीटों का लक्ष्य पार करेंगे। दूसरी जो एक और कारण है कि जनता के मन में इस चीज का भरोसा है, जनता इस चीज को जानती है कि यदि भारतीय जनता पार्टी को धोखे से भी वोट दे दिया गया तो इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ की धान खरीदी को बंद करना। हम्म। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है कि 2640 रुपए धान की खरीदी नहीं मिलना। हम्म। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो 9000 रुपए मिल रही है केंद्र सरकार, तो उसमें नजर गड़ाई हुई है। यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना 5 डिसमिल से कम जमीनों की रजिस्ट्री जो हमने चालू किया, 15 साल तक इन्होंने बैन लगा के रखा था। जनता ये भी जान रही कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को बटन दबेगा 5 डिसमिल से कम जमीनों की रजिस्ट्री फिर से बंद करने के लिए वोट देना होगा। जनता ये भी जान रही है कि राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना, जिसमें 7000 रुपए कृषि मजदूरों को मिलता है, यदि भाजपा को वोट दिया जाएगा तो उसको भी बंद करने का समर्थन करना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि से भी ज्यादा किसानों को मिले। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है कि फिर से तेंदुपत्ता सुशील जी संग्राहकों की बड़े राशि मंजे जो हुए राजनेता हैं। 2500 मैंने से बढ़ केवल के तैयारियों का 4000 रुपए। सवाल पूछा था, लेकिन इस पूरे स्लॉट को सुशील जी ने मैनिफेस्टो एकदम पढ़ना शुरू कर दिया अपना। खैर अभी उसमें वक्त है। सुशील जी मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार जरा केदार जी से सवाल ले लूं। केदार जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। केदार जी अगर 75 सुशील जी ले गए तो बाकी बची 15, उसमें जोगी अलग ताकत लगाए हुए हैं, तो फिर आपके लिए क्या है? और दूसरा, आसिफ पहले जी ही सवाल के जवाब में सुशील जी ने कह दिया कि हमारे पास नेता नियत है, चेहरा है। सीधा चेहरे का सवाल पूछ दिया और आप समझ गए अब वो क्या पूछना चाहते हो, जनता क्या जानना चाहती है। आसिफ जी, आपके साथ पहली बार बैठने का अवसर मिला है। जी आपको नमस्कार। और मैं चुनाव आयोग को बहुत धन्यवाद देता हूं जी। कि उन्होंने चुनाव की तारीखें तय की। छत्तीसगढ़ में 7 और 17। छत्तीसगढ़ प्रदेश की पूरी जनता को बहुत उम्मीद और बहुत आशा के साथ, और ये जल्दी घोषणा हो जाए चुनाव की, जल्दी चुनाव हो जाए और ये भूपेश बघेल सरकार से मुक्ति मिले, इसका इंतजार कर रहे थे छत्तीसगढ़ के लोग। आज छत्तीसगढ़ में मैं कहूंगा छोटी दिवाली मनाई जाएगी कि अब चुनाव आ गए और ये भूपेश बघेल सरकार से मुक्ति मिलेगी। देखिए, ये लगातार जो मेरे मित्र बात कर रहे थे ना, अब मैं कहूंगा कांग्रेस को वोट देना है मतलब महिलाओं से बलात्कार की घटनाओं को इजाफा कराना है। अगर कांग्रेस को वोट देना है तो छोटी मासूम बच्चों से यौनाचार की घटनाओं को बढ़ावा देना है। अगर कांग्रेस को वोट देना है तो अपराधी माफिया गिरोह, माफियाओं की सरकार बने इसलिए वोट देना है। तो सवाल इस बात का है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है और कांग्रेस को वोट देना है तो कर्जदार बनना है। पूरे छत्तीसगढ़ महतारी को कर्जदार बना दिया इन्होंने। 1,07,000 करोड़ का बजट है आसिफ जी, और कहीं रोड नाली पानी बिजली का कोई इंतजाम नहीं किया। उल्टे जो नल जल योजना के मोदी जी ने पैसे भेजे, गड्ढा खोद के रख दिया। अपना पैसा भी खा गए और मोदी जी ने भेजा वो भी खा गए। ऊपर से 55,000 करोड़ का कर्जा ले लिया। मैं इनसे हिसाब पूछना चाहता हूं कि आप 1,07,000 करोड़ का 5 केदार जी साल के कुछ बजट कुछ में आवाज में हिसाब हल्की नहीं सी पूछ मुझे सकते। दिक्कत लग रही है। मैं अपनी टीम से बोलता हूं, उसको देखेंगे। मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है जो सवाल मुझे आप दोनों से पूछना है। पहले मैं सुशील जी के पास जा रहा हूं क्योंकि उनकी भी आवाज ठीक आ रही है। केदार जी हम वो दिक्कत कुछ ठीक करते हैं। सुशील जी मेरा आपसे एक सवाल, अगर 2018 में भी 2 चरणों में चुनाव हुआ, जिसमें दक्षिणी छत्तीसगढ़ में एक चरण में और बाकी छत्तीसगढ़ में एक चुनाव हुआ था, तो क्या 5 साल बाद छत्तीसगढ़ में वो स्थिति निर्मित नहीं हो पाई कि हम नक्सलियों के खौफ से अलग एक ही चरण में 90 सीटों पर चुनाव करा सके? 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में एक चरण में चुनाव हो सकता है, 200 सीटों पर राजस्थान में एक चरण में चुनाव हो सकता है। 5 साल आप रहे, आपकी अपनी नीति थी कि बोली के बदले बोली, गोली के बदले गोली। तो हम आज 2023 में भी इस स्थिति में नहीं आ पाए क्या कि चुनाव आयोग एक चरण में वहां चुनाव करा सके? उसमें सरकार की कितनी भूमिका थी? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का डर है, केंद्र सरकार का डर है जो ये स्थिति निर्मित हुई है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में एक चरण में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में एक चरण में चुनाव हो रहा है और छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। और उस परिस्थितियों के बाद जबकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राज्यसभा में यह बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाओं में 78% की कमी आई है। स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
छत्तीसगढ़ के बस्तर में आके बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाओं में 80% की कमी आई है। स्वयं सीआरपीएफ के डीजीपी बस्तर में आके बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पैकअप की ओर है। उस स्थिति में यदि यहाँ पे 2 चरण में चुनाव करवाए जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है 5 चरण में चुनाव करवा ले। छत्तीसगढ़ की जनता मन बना के बैठी है कि एक बार फिर से भूपेश सरकार को लाना है, क्योंकि 15 साल के इनके कुशासन भ्रष्टाचार से जनता को उबने के बाद जनता की एक ऐसी विश्वसनीय सरकार मिली जिसने उसके हित के लिए काम किया, जो उसके लिए नहीं। तो क्या सुशील जी आप ये कह रहे हैं कि 2 चरणों में चुनाव आयोग की तरफ से छत्तीसगढ़ में चुनाव के ऐलान से ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हालात नहीं बदले हैं, नक्सलवाद चरम पे है, नक्सलवाद है, इस वजह से हमको 2 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर यह सीधे सीधे केंद्र सरकार का षड्यंत्र था। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के बारे में गलत मैसेज देने की कोशिश कर रही थी, ये उसका परिणाम है। और हम फिर बोल रहे हैं कि अपने इनके 3 बयानों को देखा जाए। पहला बयान जो इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में दिया, दूसरा बयान जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आके बस्तर में देते हैं, तीसरा बयान जो सीआरपीएफ के डीजीपी आके बस्तर में देते हैं। ये तीनों बयान आज बस्तर में हालात पूरी तरीके से काबू में है। बस्तर में आज जो इन्होंने 400 स्कूलों बंद किया था, उसमें से लगभग सारे के सारे स्कूल हमने खोल दिया। आज बस्तर में मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियों से लोग मर नहीं रहे हैं। आज बस्तर में हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से लोग सुरक्षित हो रहे हैं। वैसी स्थिति में जब बस्तर के हालात परिवर्तित हो गए, तब 90 सीट वाले दूसरी कहीं न कहीं मोदी सरकार की अकर्मण्यता भी दिख रही है, मोदी सरकार का डर भी दिख रहा है। 56 इंची प्रधानमंत्री की 56 इंची वाले प्रधानमंत्री की बेचारगी भी दिख रही है। 2 चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं। यदि इनमें साहस होता तो छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है उसको एक बार में कराते। हम तो फिर बोल रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ में पूरी स्थिति पूरी तरीके से काबू में है। मोदी जी का थोड़ा सा कद छोटा कर दिया आपने। केदार जी को आपत्ति होगी, 56 इंच की छाती है सर, मोदी जी 56 इंच के नहीं है, उनकी तो हाइट ठीक ठाक होगी। मैं आपके पास लौट रहा हूँ, वो छाती की बात हो रही थी। हाँ, कोई बात नहीं सर, नहीं वो ठीक करवा लेंगे, केदार जी के पास चलेंगे। लेकिन सुशील जी, जब आप कहते हैं कि 3 बयान हैं जिनका आपने जिक्र किया और उनसे यह परिलक्षित होता है, यह दिखता है कि छत्तीसगढ़ में स्थितियां बेहतर हो रही हैं, तो यही अमित शाह हैं जो कहते हैं कि 2 साल में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। यानी ताजा और हालिया बयान से वो ये भी कहते हैं कि नक्सलवाद है और उसे खत्म किया जाएगा। देखिए आशिष जी, ये क्या बोलते हैं, इनके बात में, इनकी वाणी में, इनके कानून में कोई संयम नहीं होता है। उन्होंने तो नोटबंदी के समय कहा था कि नोटबंदी के बाद में देश में पूरी तरीके से आतंकी घटनाओं में काबू हो जाएगा। 370 के बाद में कश्मीर में पूरी तरीके से हालात बदल जाएंगे, लोग वहां जाके प्लाट लेंगे। क्या 370 हटाने के बाद कश्मीर के हालात बदले हैं? नोटबंदी के बाद देश में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई। ये क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? राजनीतिक नफा नुकसान। ठीक है, केदार जी क्या बोलते हैं उनकी सुन लेते हैं। केदार जी आ गए, सुशील जी हमारे साथ, मैं लौट रहा हूं आपके पास। केदार जी देखिए, एक बात तो यह सर कि कांग्रेस ने यह आपत्ति जताई है कि 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव क्यों हो रहे हैं। हालांकि देखिए, अब मैं साफ साफ कह दूं एनडीटीवी पर कि चुनाव आयोग की अपनी प्रक्रिया, अपनी जिम्मेदारी है, वो अपने हिसाब से चीजों को करते हैं। लेकिन सियासी मायनों की जब बात कर रहे हैं तो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि छत्तीसगढ़ में जब 90 सीटें तो वहां 2 चरणों में चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है, जबकि मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर, राजस्थान में 200 सीटों पर जब एक चरण में चुनाव हो सकता है। और जिस बस्तर में पहले चरण में चुनाव हुआ था पिछली बार 18 सीटों पर, उसमें फिलहाल तो स्थिति मुझे यही नजर आती है कि एक दंतेवाड़ा छोड़कर आप कोई सीट नहीं ले पाए थे, और बाद में उपचुनाव में वो दंतेवाड़ा भी चली गई थी, देवती कर्मा जीत गई थी। तो इस बार 2 चरणों की वाकई आवश्यकता थी क्या? इसमें चुनाव आयोग बुरा ना माने, हम सिर्फ सियासी चर्चा कर रहे हैं। देखिए अजय भाई, पहले मेरी आवाज कट रही थी तो मैं आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ, पहली बार आपके साथ अवसर आया है। और दूसरी बात, एनडीटीवी पर पहली बार अवसर आया सर, अब तो आता रहेगा, अब तो लगा रहेगा। बोलिए केदार जी। लगभग 10 साल तक हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा किया, चुनाव का ऐलान किया। आज यहाँ छोटी दिवाली मनाई जा रही है क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता भूपेश सरकार की विफलताओं से परेशान थी। और मैं कहूंगा कि यहाँ पर बच्चियों के साथ यौनाचार से लेकर महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाओं ने एक विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। माफिया राज पूरी तरह हावी है, चाकूबाजी, लोगों की हत्या में बेमिसाल, मतलब छत्तीसगढ़ बेमिसाल का है अपराध के दृष्टि से, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मुझे
शर्म आती है कहने में कि छत्तीसगढ़ का ये आलम है, क्योंकि मैं भी छत्तीसगढ़िया हूँ और छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति पैदा होगी किसी ने ये सोचा नहीं होगा। निश्चित रूप से महिलाओं ने शराबबंदी की घोषणा के कारण कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। इनके घोषणा पत्र में था, गंगा जल की कसम लेकर इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम तत्काल शराबबंदी लागू करेंगे। तो महिलाएं शराब से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में परेशान है। आदमी पैसा कमा के आता है और सारा पैसा शराब में चला जाता है और उसका शरीर अस्वस्थ अलग हो जाता है और अपराध की घटनाएं बढ़ती है। पर इन्होंने आकर शराबबंदी नहीं की, उल्टा घर घर शराब पहुंचाने का काम किया। कोचियागिरी चल रही है, सरकारी दुकान। पूरे 5 साल बीत गए केदार जी, कितनी बार हमने इस पर चर्चा की। आरपीएन सिंह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे आज भी याद है जिसमें उन्होंने हाथ में गंगा जल लेके कर्ज माफी की बात कही थी, शराबबंदी का उसमें कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन खैर उस पर नहीं, मेरा सवाल आपसे बहुत एक अहम सवाल है केदार जी, अगर छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद भी 90 सीटों के बावजूद 2 चरणों में चुनाव कराना पड़ रहा है, जिसकी संभवतः वजह नक्सलवाद या नक्सलियों का आतंक ही है, तो मैं सीधा यह पूछता हूं कि केंद्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्री सशक्त हैं, वो एक सशक्त पद पर बैठे हुए हैं, अगर एक चरण में चुनाव नहीं कराए जा सकते तो यह किसका फेलियर है? ये तो प्रदेश सरकार का फेलियर है। इन्होंने आते ही कहा था, नक्सलवादियों को छूट दे दी थी कि हम 5 चरणों में नक्सलवादियों से बात करेंगे। पहले चरण में हम नीचे जनता से बात करेंगे, दूसरे चरण में अधिकारियों से बात करेंगे, तीसरे चरण में नक्सलवादियों से बात करेंगे और बात इनकी अधिकारियों और नक्सलवादियों की सेट हो गई। मैं तो कहूंगा कि नक्सलवाद को मिटाने का काम अगर कोई पूर्णतः करना चाह रहा है तो केंद्र की सरकार कर रही है, पर राज्य की सरकार नक्सलवादियों का उपयोग टारगेट किलिंग के लिए कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के 5 बड़े नेताओं की हत्या टारगेट किलिंग के तहत नक्सलवादियों ने कर दी और नाम दे दिया नक्सलवाद का। तो नक्सलियों को क्या खाली भाजपा के कार्यकर्ता दिख रहा है? लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। अरे AK-47 से कहीं घूस डाला गया, कहीं गर्दन काट के फेंक दी गई और ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है। यहाँ पर क्या कर रहा है? सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि नक्सलवादी से लड़ सके। सरकार नक्सलवाद का सहारा राजनीति के लिए ले रही है, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। और मैं पहली बात को कह दूं, क्या इनके घोषणा पत्र में शराबबंदी नहीं थी? क्या अगर घोषणा करनी है तो उसके लिए गंगा जल की कसम खानी है? क्या ये लबरा सरकार है जो पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इसे लबरा कह रहे हैं? और अगर इन्होंने गंगा जल की कसम नहीं खाई तो ये कहने की वादा भी नहीं किया था कि शराबबंदी नहीं करेंगे। इनके सारे वादे, इन्होंने जो 36 वादे किए थे, इनके उप मुख्यमंत्री माननीय TS सिंहदेव जी ने कह दिया कि हम 12 वादे भी पूरे नहीं कर पाए। अब इन्हें सरकार में रहने का हक नहीं है। महिलाएं, बहनें, युवा बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने से परेशान है। अरे PSC जैसी घटनाएं आती थी, लोग मेहनत करके बच्चों ने एग्जाम दिया, परिवार ने उन्हें कोचिंग कराई, पूरा पैसा लगा दिया और ये नेता और उनके अधिकारियों के बच्चों को जगह मिलती है। पूरा ठीक है सर, इस मामले पर तो जब जांच एजेंसियों की जांच आएगी उससे पहले तो नतीजे ही आ जाएंगे। अब तारीखों का ऐलान तो हो ही गया। मैं सुशील जी के पास जा रहा हूं, लेकिन वो सवाल सुशील जी ने जो पूछा कि हमारे पास नेता है, नियत है, उन्होंने साफ कहा कि उनके पास भूपेश बघेल हैं, आपके पास कौन है? अब आप कहेंगे मोदी जी, तो फिर सवाल यह भी है कि मोदी जी आकर मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, तो कोई है चेहरा या बाद में घोषित करेंगे? बघेल जी उनके नेता है, इसे अस्वीकार इन लोगों ने कर दिया। शैलजा जी ने कहा था हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये माननीय उप मुख्यमंत्री ने चैनल के लाइव डिबेट में माननीय TS सिंहदेव जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। क्या इस बात से सुशील जी इनकार करेंगे? भूपेश है तो भरोसा का टैग लाइन को दीपक बैज ने काट दिया कि अब हम पंजे साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जब कांग्रेस पार्टी ने इन्हें केंद्रीय चुनाव समिति में तक नहीं रखा भूपेश बघेल जी को, उसके बाद विश्वास की कहां बात है? हमारा पाटन क्षेत्र का विधानसभा का प्रत्याशी तय है, विजय बघेल जी वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये चिल्लाते रहे भूपेश है तो भरोसा है, एक भी टिकट डिक्लेयर नहीं करे। एक टिकट दे देते अपने काका को, काका भतीजा की हो जाती। भतीजा तो ताल ठोक रहे हैं वहां बैठकर, कुश्ती कुश्ती, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। आने के लिए तैयार नहीं है भूपेश जी। घोषणा क्यों नहीं करते? किस बात का भय है आपको? एक टिकट भी घोषणा, आप कहते हैं कि अकेले भूपेश का नाम है, उसके टिकट भी फाइनल, उनके ठीक, मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास। अब जरा जब अब टिकट की बात आई है तो ये जानना जरूर है। सुशील जी, आपसे सवाल, छत्तीसगढ़ की तो
सीटें फिर भी ऐलान हो रही, मध्य प्रदेश में 3 आ गई, इधर भी नामों का ऐलान हो गया, इधर तो जंग का ऐलान हो गया, ऐलान चुनाव हो गया। आपका कब नाम आ रहे हैं सर? कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, भैया बहुत नाम तो दे जल्दी दो। आएगा। कोई कार्यकर्ता नहीं पूछ रहा आसिफ जी, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को शेड्यूल मालूम है कि 13 तारीख को सीईसी की बैठक होगी, उसके बाद में उसके बाद चुनाव आएगा। हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पे काली पोती जा रही है। हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है कि मंडवीय के कपड़े फाड़े जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यालय उस तरह की किसी स्थिति से बच रहे हैं क्या अभी? नहीं, जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ पूरी तरीके से मालूम है, हमारा हाँ। सिस्टम है, हमने कार्यकर्ताओं से पूछ के टिकट दिया। हमारे यहाँ इनके टाइप का नहीं है कि चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष भी दूसरे प्रदेश से बनाया गया है। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में, प्रदेश अध्यक्ष तो बेचारा बना हुआ है। हमारे यहाँ हमारी, जहां तक अभी आप नक्सलवादी की बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित है। आप भी मालूम होगा अर्षित जी, पिछले 10 साल से आपने छत्तीसगढ़ को देख रहे हो, झलियामारी किसके कारण में हुआ था? किसके सरकार के समय में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महिला कांस्टेबल के साथ 2004 की घटना होती है, मुख्यमंत्री निवास के बाहर आत्मदाह की धमकी देती है, उसके बाद में एफआईआर होता है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगातार महिलाओं के साथ हर दिन 3 बलात्कार, हर तीसरे दिन एक सामूहिक बलात्कार की घटना होती है। बलात्कार की बातें कर शर्म आनी चाहिए इनको। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन है, इनके पास नेता नहीं है। हम भूपेश बघेल के नेतृत्व में, उनके अगुवाई में चुनाव में जा रहे हैं। हमारा चेहरा भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल की सरकार के पिछले 5 साल के काम, उनकी योजनाएं, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के अगुवाई में, उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेतागण है, निश्चित तौर पर हमारी चुनाव समिति है। चुनाव समिति जहां तक रहती है, चुनाव समिति, चुनाव अभियान समिति भारत चुनाव अभियान का नेतृत्व करती है। भारतीय जनता पार्टी में स्थिति है कि खंडन करना पड़ रहा है। रमन सिंह बोलते हैं छोटा मोटा चेहरा यह हूं, लेकिन रमन सिंह को चेहरा मानने से इनकी प्रभारी इंकार करती है। पहली बार ये स्थिति बनी है कि कल मांडविया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आग बबूला हो रहे थे, सूची इनकी एक लीक हुई है, तो स्थिति ये बनी है कि हर नेताओं के चेहरे पर काली पोती गई है। रमन सिंह का पुतला जलाया गया है। अरुण साव को अपने गाड़ी में बैठ के कांच बंद करके भागना पड़ा कार्यकर्ताओं के डर के मारे। यह स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। एक स्थिति और भी है सर, उस स्थिति का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा सुशील जी। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। देखिए सर, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही आचार संहिता लग गई, चीजें हो गई, अब आप कोई नई घोषणा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब शराबबंदी, भले ही आपने गंगा जल हाथ में लेके उसका जिक्र ना किया हो या उसकी कसम ना खाई हो, लेकिन यह बात सच है, राकेश जी सच कह रहे हैं, माफ कीजिए केदार जी सच कह रहे हैं कि आपने घोषणा पत्र में तो उसका जिक्र किया था, और इसके बाद अब आप उसका ऐलान नहीं कर सकते। केवल समितियां बनती रहीं, चुनाव से पहले समितियां होती रहीं, समितियां वो चलती रहीं, कभी इस राज्य कभी उस राज्य, लेकिन घोषणा शराबबंदी की आप नहीं कर पाए। पूरा टेन्योर निकल गया, अब ये मान लीजिए आप। आसिफ जी, केदार जी आ रहा हूं, हमने कहा था, आसिफ जी हमने कहा था हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन उसके बाद में जो छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद इस चीज को समझ में आया कि छत्तीसगढ़ में एकाएक शराबबंदी लागू करेंगे तो नोटबंदी के समान स्थिति होगी। इसीलिए हमने 100 दुकानें बंद की। जो छत्तीसगढ़ शराबबंदी के मामले में, देश में शराब की खपत के मामले में देश में गोवा के बाद पहले नंबर में था, हमारी सरकार बनने के बाद वो 18वें नंबर में पहुंच गया। आज अंग्रेजी शराब की खपत में 15%, देशी शराब की खपत में 10% की कमी आई है। आज इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 5वीं अनुसूची की पंचायतें हैं, उन्हें शराबबंदी। सुशील जी ये सही है, आपने ये थोड़ी कहा था कि चरणबद्ध तरीके से करेंगे, जो आप चरणबद्ध तरीके से मुझे बता रहे हैं कितनी कितनी दुकानें बंद हुई सर। सुन लीजिए। उसी घोषणा पत्र में हमने यह भी कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू करेंगे और 5वीं अनुसूची की पंचायतों को अपने यहाँ शराबबंदी का अधिकार देंगे। हमने पेशा कानून बना के 5वीं अनुसूची की सारी पंचायतें, जो छत्तीसगढ़ की लगभग 70% पंचायतें हैं, उनको अपने यहाँ शराबबंदी लागू करने का अधिकार दे दिया है। अर्थात छत्तीसगढ़ के 75% हिस्सों में पंचायतों को यह अधिकार है कि अपने यहाँ शराबबंदी लागू कर लें। केदार जी ये नई परिपाटी है, जो नेता पहले छोटे थे, फिर वो धीरे धीरे बड़े हुए और फिर बड़े हो गए। एकदम से आपने उन्हें फिर से विधानसभा में भेज दिया। अभी तोमर साहब को देख के वही याद आया, और अभी तो एक पाटन से फिर से आपने विजय बघेल को वापस भेज दिया है। तो कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहा कि अपन बड़े हो रहे हैं कि छोटे हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैडर बेस्ड होता है। वो देश की सेवा के लिए और देश में रहने वाले जो मानव समाज है, मानव समाज की सेवा के लिए होता है।
वो समूह छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पर मूल भाव जन सेवा का होता है और वो जन सेवा को लेकर आगे बढ़ते हैं, उसमें ये विषय नहीं होता। और कांग्रेस पार्टी ने, तो मैं कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ी मिसाल दी है इसकी। उस मिसाल को क्या कहें, वो महापौर रह के भी सेवा कर सकते थे, प्रमोद दुबे जी, उन्हें महापौर से अब सभापति बना दिया। महापौर रहे वो बेचारे राजधानी के, और उसके बाद क्या सेटिंग हुई, कैसा हुआ कि एजाज ढेबर साहब से उनकी मित्रता में शराबबंदी के बारे में करूंगा मुख्यमंत्री जी की, और उनको मुख्यमंत्री जी ने महापौर बना दिया और बेचारे प्रमोद दुबे जी बैठ गए वहां सभापति बनकर। तो कितना छोटा कर दिया यहाँ का, जबकि वो नहीं तो प्रमोद दुबे ने तो, मुझे जहां तक, मैं अगर गलत हूं तो मुझे टोकिएगा, लेकिन सुनील सोनी के खिलाफ उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, अगर मैं गलत हूं तो बताइए। कह रहा हूँ महापौर से उसको सभापति बना दिया, नगर निगम के दूसरे चुनाव हुए, सीधा सभापति में बैठ गए बेचारे। महापौर जहाँ बैठे थे अब उसी कक्ष में, उसी मुख्यालय में, कार्यालय भवन में सभापति बनकर बैठे हैं। तो जात पात है कि पता नहीं ऊंचा नीचा है कि सेटिंग है कि तेरा मेरा है, तो ये कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ठीक है सर, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि बहुत शुभकामनाएं हैं आपको केदार जी। सुशील जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे जुड़ते रहेंगे। अब तो ये चलता रहेगा सर, अब तो लगातार, क्योंकि अब चीजें चरम पर चलेंगी, चीजें और आगे बढ़ेंगी। बहुत धन्यवाद है आपका केदार जी, सुशील जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों का संपूर्ण विश्लेषण, पूरा एनालिसिस यहां लगातार हम कर रहे हैं। चुनाव के मायने, चुनाव की तैयारियां, सियासी दलों की अपनी तैयारियां और बयानों के मायने, ये सब कुछ समझने, डिकोड करने की कोशिश करें। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।